हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस परीक्षा के सिलेबस डिस्कशन के इस वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियोस में यूपीपीसीएस परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा में कितने चरण होते हैं, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पेपर आते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं और पूरा का पूरा पैटर्न क्या है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को यूपीपीसीएस परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर लेनी है तो इसी वीडियो चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है। आप जाकर उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जब हमने यूपीपीसीएस परीक्षा के बारे में एक इंफॉर्मेशन ले ली है, एक जानकारी ले ली है, हमें परीक्षा का पैटर्न समझ में आ गया है, तो अब जरूरत इस बात की है कि उस परीक्षा में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जिसके आधार पर हमें उस परीक्षा की तैयारी करनी है, उस पाठ्यक्रम को समझा जाए। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम पॉलिटी विषय यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो प्रारंभिक परीक्षा में भी उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो प्रारंभिक परीक्षा के भी सिलेबस में है, और वो मेंस की परीक्षा में भी उससे संबंधित पेपर है या क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सिलेबस पर क्या करेंगे, संबंधित पाठ्यक्रम पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है और ये मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 में इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित क्वेश्चन वहां पर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देखें, प्रीलिम्स में अगर वहां पर प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्या सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम में क्या लिखा गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अगर यहां पर देखें कि पाठ्यक्रम में क्या दिया गया है, तो यहां पर लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, राइट। उससे पहले दिया हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उससे पहले दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि इतिहास, भूगोल, और देन यहां पर सिलेबस में मेंशन है इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति और शासन। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में वहां पर सिलेबस के रूप में भारतीय राजनीति और शासन को हमें क्या करना है, इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट में क्या करना है, पढ़ना है। भारतीय राजनीति और शासन, तो भारत की जो राजनीति है आज की डेट में, वर्तमान समय में, और भारत में जो शासन व्यवस्था है ये आधारित किस पर है, किस आधार पर ये राजनीति होती है, किस आधार पर शासन होता है। तो भारत में वर्तमान समय में राजनीति और शासन का जो आधार है वो आधार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आधार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सैद्धांतिक मूल्यों को क्या करता है, बताता है अपने डिफरेंट प्रावधानों के जरिए। तो इस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें भारतीय संविधान को क्या करना है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और इसके व्यवहारिक स्वरूप को भी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के व्यवहारिक स्वरूप को भी पढ़ना है। यानी कि ना सिर्फ हमें भारतीय संविधान पढ़ना है बल्कि हमें क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अगर इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को देखें तो वहां पर हमें भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान को क्या करना है, पढ़ना है। अब अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेंस परीक्षा में अगर जाए तो वहां पर जीएस पेपर 2, जैसा कि हम जानते हैं यूपीपीसीएस में मेंस की परीक्षा में सामान्य अध्ययन के जो टोटल प्रश्न पत्र आते हैं, सामान्य अध्ययन के टोटल कितने प्रश्न पत्र आते हैं, 6 प्रश्न पत्र आते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में इन 6 प्रश्न पत्र का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पर जीएस पेपर 2 के सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में यहां पर क्या किया गया है, सिलेबस को दिया गया है, राइट। तो अगर हम जीएस पेपर 2 को देखें तो जीएस पेपर 2 में बेसिकली इस पूरे सिलेबस में लगभग 24-25 पैराग्राफ में सिलेबस को डिजाइन किया गया है। यानी कि जब आप सिलेबस को देखेंगे
तो सिलेबस में 24-25 पैराग्राफ लिखे होंगे और उसके अकॉर्डिंग जीएस पेपर 2 में सिलेबस दिया गया है। अब जब इस 24-25 पैराग्राफ को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विषय के अकॉर्डिंग वहां पर अगर देखेंगे तो मेजर वहां पर 4 सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं। यानी कि ये जो 24-25 पैराग्राफ है ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो सबसे मेजर वहां पर सेगमेंट से क्वेश्चन टॉपिक दिए गए हैं उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से संबंधित टॉपिक्स हैं। दूसरा गवर्नेंस से संबंधित यानी कि शासन से संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं। तीसरा वहां पर सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय से संबंधित वहां पर टॉपिक्स दिए गए हैं। और चौथा आईआर यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 2 में। ठीक है, तो एक बार डिटेल्ड में हम इन सिलेबस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जीएस पेपर 2 में 4 विषयों से, 4 टॉपिक्स से हमें वहां पर क्या करना है, 4 विषयों से उन टॉपिक्स को क्या करना है, पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर से। तो डिटेल्ड में अब हम एक बार इसके सिलेबस को देखते हैं और उन्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डिकोड करते हैं कि आखिर भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन, सामाजिक न्याय और आईआर से संबंधित जो ये पेपर 2 है इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि जब आप पहली बार सिलेबस को पढ़ें, जब आप पहली बार सिलेबस को देख रहे हो तो सिलेबस को हम डिकोड कैसे करें, क्योंकि अभी तो हमने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया है, तो हमें बहुत ज्यादा हो सकता है कि हम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो हो सकता है कि इन सब सब्जेक्ट्स को अभी अपने ग्रेजुएशन में या 12th के में हमने ना पढ़ा हो। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में हम अपनी समझ कैसे विकसित करें, कैसे समझें उन टॉपिक्स को। तो शुरुआत में आपको करना क्या है, जब आप पहली बार सिलेबस को पढ़ रहे हो तो वहां पर सिलेबस में जो शब्द मेंशन है, जो कीवर्ड मेंशन है, पहले आपको उन शब्दों की पहचान करना है जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता है या जिनका मतलब आपको नहीं पता है। उन्हें एक बार अंडरलाइन करते जाना है और उन्हें अंडरलाइन करने के बाद में खुद से गूगल करके उनके अर्थ को क्या करना है, समझना है। लाइक दैट अगर हम पहले पैराग्राफ की बात करें जीएस पेपर 2 में, तो वहां पर आप देखिए, वहां पर लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के सिलेबस में या भारतीय संविधान के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवेल्युएशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इवेल्युएशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में हमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, यह सिलेबस में लिखा हुआ है पहले वहां पर पैराग्राफ में। तो इसका मतलब यह है कि देखिए यहां पर जैसे एक शब्द है कि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहां पर जैसे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, तो एक बार हम गूगल सर्च कर लें, एक बार हम देख लें, क्योंकि अगर हम पहली बार सिलेबस को देख रहे हैं तो खुद से एक बार सर्च कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं। और उसके बाद में जब आप सिलेबस को देखेंगे, जब आप सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी आपकी बेहतर वहां पर समझ हो जाएगी। फिलहाल इस पार्ट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने में हमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यानी कि भारतीय संविधान के बनने का ऐतिहासिक आधार क्या था, वो कौन कौन सी हिस्टोरिकल घटनाएं थी जिनके आधार पर संविधान के बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आप कह सकते हैं 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, ठीक है, जहां से रेगुलेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वहां से हमें चीजों को क्या करना है कि वहां से देखना शुरू करना है कि कौन कौन से प्रोविजन या कौन कौन से इवेंट्स के जरिए ये संविधान के बनने का क्या बना, आधार बना। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को पढ़ना है,
सम फीचर्स यानी कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, भारतीय संविधान दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से कैसे अलग है, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, रिटन है, अनरिटन है, ठीक है, फेडरल है या यूनिटरी है, संघात्मक है या एकात्मक है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, तो भारतीय संविधान की हमें विशेषताओं को पढ़ना है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, अच्छा अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स का क्या मतलब होता है, संविधान में संशोधन करना, यानी कि संविधान में कुछ चीजों को हटाना और कुछ चीजों को ऐड करना, ठीक है। तो संविधान कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। आगे चल के जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और अगर लिविंग डॉक्यूमेंट है इसका मतलब है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां पर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। फिर 1950 से जब से संविधान लागू हुआ तब से बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। तो कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, कौन कौन से मेजर वहां पर अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमें अमेंडमेंट्स को पढ़ना है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, संविधान में वह प्रोविजंस, उन प्रावधानों को पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन से प्रोविजंस वहां पर आप देख सकते हैं कि सिटीजन से संबंधित यानी कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल ऑफ राइट से संबंधित प्रावधान जो है वो महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे संबंधित, इनसे संबंधित जो प्रावधान है महत्वपूर्ण है। और ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो सिग्निफिकेंट रोल वहां पर प्ले कर रहे हैं संविधान के इवेल्युएशन में। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस को आपको क्या करना है, पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आधारभूत संरचना कहते किसे हैं, आधारभूत संरचना का इवेल्युएशन कैसे हुआ, आधारभूत संरचना किस केस से संबंधित है, ठीक है, आधारभूत संरचना से संबंधित वाद विवाद क्या है। तो बेसिकली हमें बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को क्या करना है, समझना है। देन वहां पे हमें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रोल को यानी कि उनकी भूमिका को भी क्या करना है, समझना है। तो बेसिकली अगर आप पहले पार्ट को यानी कि पहले पैराग्राफ को देखें तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में डिटेल्ड तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है। और ना सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को पढ़ना है, भारतीय संविधान के प्रोविजंस को पढ़ना है, बल्कि उसके बनने की जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स थे, जो ऐतिहासिक आधार था, उन ऐतिहासिक आधारों को भी हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। ये आपके पहले पैराग्राफ में ये टॉपिक दिए गए हैं। देन अगर हम सेकंड टॉपिक पर आए तो सेकंड टॉपिक में लिखा हुआ है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो यूनियन यानी कि संघ और स्टेट का मतलब यह है कि राज्य, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है ना, संघीय सरकार है। और संघीय सरकार के होने का मतलब क्या है, संघीय सरकार के होने का मतलब है कि यहां पर दो स्तरों की, कम से कम मिनिमम दो स्तरों की सरकारें होंगी। एक यूनियन गवर्नमेंट होगा, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो यहां पर लिखा है कि फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि हमें संघ और राज्य के कार्य और उनके उत्तरदायित्व को क्या करना है, समझना है, ठीक है। इश्यूज एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित, ठीक है, विषय और चुनौतियों को हमें क्या करना है, देखना है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जहां पर दो स्तरों की क्या हो, सरकारें हो। एक केंद्रीय स्तर पर हो जो पूरे देश के लिए वहां पर शासन व्यवस्था का काम करती हो, और एक प्रांतीय सरकार हो जो क्षेत्रीय आधार पर वहां पर शासन व्यवस्था करती हो। तो वहां पर किस प्रकार से जब दो सरकारें होंगी तो उनके बीच में किस प्रकार के इश्यूज आएंगे और किस प्रकार से वहां पर चैलेंजेस होंगे, ठीक है। देन आपको पढ़ना है डिवैल्यूएशन ऑफ पावर्स एंड फिनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, यानी कि स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर तो लोकल
लेवल पर गवर्नमेंट पाई जा रही है ना। स्थानीय स्तर पर दो प्रकार की सरकारें हैं। अगर वो ग्रामीण स्तर पर बात करें रूरल, तो वहां पर म्युनिसिपैलिटीज यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और अगर शहरी बात करें तो वहां पर म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर निगम की व्यवस्था है, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर फिनांस यानी कि वित्त का हस्तांतरण कैसे होता है, वित्त के हस्तांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है, वित्त के हस्तांतरण में किनका जो रोल है, किसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित जो विषय हैं उन विषयों को हमें इस हेड में यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि संघ सरकार के कार्य और उनके उत्तरदायित्व को, राज्य सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व को, फेडरल स्ट्रक्चर संघीय जो ढांचा है उससे संबंधित जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, और उसके साथ साथ में स्थानीय स्तर के सरकारों के बारे में पढ़ने के साथ साथ में वित्त फिनांस के हस्तांतरण और उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं वो इस हेड नोट्स में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए थर्ड हेड में अगर आएंगे तो थर्ड हेड में लिखा हुआ है रोल ऑफ फिनांस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका, ठीक है। तो केंद्र राज्य सेंटर स्टेट रिलेशन में वित्त आयोग की क्या भी भूमिका है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन हो सकते हैं, राइट। तो यहां पर आपको किस हेड नोट्स में पढ़ना है, यहां पर आपको पढ़ना है कि सेंटर स्टेट में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसमें फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है। यानी कि वित्त जो आयोग है, फाइनेंस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, उसका क्या रोल है। यानी कि वित्त आयोग के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन कैसे होता है, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस कैसे करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और वो फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे रोल प्ले करता है सेंटर और स्टेट के मध्य में, ये हमें क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट हेड में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, पावर्स का सेपरेशन, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना, ये सब हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका के और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर की ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और कैसे चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की गई है तीनों ऑर्गन्स के बीच में। तो शक्तियों के पृथक्करण, ठीक है, विवाद, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जाहिर सी बात है कि विवाद होंगे सरकारों के बीच में, स्टेट सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, है ना, या अगर वहां पर जो डिस्प्यूट्स हैं तो विवादों की निपटारे के लिए यानी कि विवाद निवारण तंत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो डिस्प्यूट यानी कि विवादों के निस्तारण का काम करती हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, और कोई वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के बारे में अगर वो अभी वर्तमान समय में वहां पर अगर आ रही है या उनके बारे में कुछ लिखा पढ़ा गया है तो उन चीजों को भी क्या करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग के रूप में अगर आएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, है ना। तो भारत के संविधान की, ठीक है, दूसरे देशों के संविधान से या दूसरे देशों की चीजों के साथ में क्या करना है, तुलना करना है, ठीक है। और कंपैरिजन करने का क्या मतलब है कि अगर इंडियन प्रेसिडेंट है ना, भारतीय राष्ट्रपति है, तो यूके के किंग से वो कैसे डिफरेंट है, या अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की जो शक्तियां हैं या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो भारत के प्रेसिडेंट, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं,
ठीक है, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंस है? ठीक है, भारत में हेड ऑफ स्टेट और यूके के हेड ऑफ स्टेट में क्या डिफरेंसेस है, ऐसे अमेरिका के। तो दूसरे देशों के साथ में उनके संविधान के साथ में भारत के संविधान की क्या करना है, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो सभी के कंट्रीज के साथ में नहीं करना है, जो मेजर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है ना, चाइना है, रशिया है। ठीक है, तो ऐसे देशों के साथ में भारत के संविधान की क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि भारतीय संविधान दुनिया के देशों के संविधान से कैसे अलग है, क्या इसमें क्या है डिफरेंसेस हैं। राइट, तो इस हेड नोट्स में हमें भारतीय संविधान की दूसरे देशों के साथ में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट टॉपिक्स में अगर आप आएंगे तो लिखा हुआ है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पार्लियामेंट यानी कि संसद और राज्य विधायिका। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि विधायिका का जो काम होता है, सरकार के एक अंग में विधायिका होती है, तो विधायिका का जो काम होता है दैट इज कानून का निर्माण करना। तो दो स्तर की सरकारें हैं, एक केंद्र के स्तर के लिए और एक राज्य स्तर के लिए। तो केंद्र स्तर के लिए जो विधायिका है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और राज्य स्तर पर वो राज्य विधानमंडल है ना, या राज्य की विधायिका होती है। ठीक है, तो संसद जो कि केंद्र की विधायिका है और स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य की विधायिका है, इस हेड नोट में या इस टॉपिक के अंतर्गत हमें विधायिका के बारे में क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या क्या है, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, कि संसद की संरचना कैसी होती है और राज्य विधानमंडल की संरचना कैसी होती है, फंक्शनिंग यानी कि कार्य, उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, कार्य संचालन कैसे होता है, किस प्रकार से संसद में या राज्य विधानमंडल में कानूनों का निर्माण होता है, उनकी क्या प्रोसीजर होती है, डिबेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, कैसे कोई बिल पास होता है, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, पढ़ना है। देन शक्तियां एवं विशेषाधिकार। ठीक है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, तो इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ना है और इनके विशेषाधिकार के बारे में पढ़ना है कि इनके क्या प्रिविलेज हैं, और इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इससे रिलेटेड जो विवाद है, उन विवादों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो बेसिकली जो केंद्रीय विधायिका है, जो राज्य विधायिका है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके कार्य संचालन, उनकी शक्तियां, उनके विशेषाधिकार, उन सारी चीजों को, उन सारे विषयों को हमें क्या करना है, इस हेड नोट के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। राइट, नेक्स्ट अगर वहां पर टॉपिक के अंदर आए, वो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन, इन तीनों चीजों के बारे में हमें क्या पढ़ना है, कि एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या है ना, कि एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है उसका क्या स्ट्रक्चर है। अब अगर केंद्र की यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की स्ट्रक्चर क्या है, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे, है ना, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट। राइट, इसके साथ में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। देन आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और फिर सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका है। ऐसे ही स्टेट कार्यपालिका में प्रेसिडेंट की जगह पे आप देखेंगे कि वहां पर स्टेट कार्यपालिका में गवर्नर आपको मिलेंगे, है ना, राज्यपाल। ठीक है, इसी तरीके से वहां पर चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद,
राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहां पर फिर सचिवालय, सेक्रेटरीट के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, अब इनके फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस, किस तरीके से यहां पर ये फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेम चीज न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, राइट। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वहां पर पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, फिर हर राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था, और फिर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या जिला न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन, इसके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, राइट। देन हमें क्या पढ़ना है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब सरकार, है ना, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। तो यानी कि सरकार के एरिया वाइज, है ना, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग कार्य हैं, फंक्शंस हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। तो गवर्नमेंट के जो मंत्रालय हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। प्रेशर ग्रुप्स, है ना, दबाव समूह, डिफरेंट टाइप ऑफ जो दबाव समूह होते हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो सरकार पर किसी ना किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट कराते हैं किसी विशेष ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखकर। तो प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी, है ना। ऐसे किसी भी प्रकार के दबाव समूह, चाहे उनका जो संगठन है वो चाहे औपचारिक तरीके से किया गया है या अनौपचारिक तरीके से किया गया है, उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और राज्य व्यवस्था या शासन में उनकी भूमिका या लोकतंत्र में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये प्रेशर ग्रुप्स क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में, और ये प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों को या इनसे संबंधित जो इश्यूज हैं वो हमें क्या करना है, पढ़ना है। साथ ही साथ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जिसे कहते हैं, या जिसको जनहितवाद, है ना, पीआईएल या जनहितवाद कहते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित यहां पर टॉपिक दिया गया है, हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, सो बेसिकली इस हेडनोट में यहां पर हमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के जो मंत्रालय हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके बारे में डिटेल तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। उनसे संबंधित जो इश्यूज हैं करंट में, वर्तमान में, उन मुद्दों को भी यहां पर क्या करना है, देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडनोट में आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, हम जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है ना, और डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वहां पर इलेक्शन का होना, चुनाव का होना। ठीक है, तो इलेक्शंस कैसे होंगे, ठीक है, इलेक्शंस में कौन वोट दे सकेंगे, किन किन जो चुनावी क्षेत्र हैं वो कैसे बनेंगे, जो मेंबर्स हैं जो इलेक्शन को कॉन्टेक्स्ट करना है उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनका डिस्क्वालीफाई क्या होना चाहिए, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, इलेक्शन कैसे होगा। तो इलेक्शन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, राइट, चुनाव से संबंधित जितनी चीजें हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, 1950 और 1951 के एक्ट में, दो अधिनियम्स में। ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को क्या करना है, यहां पर पढ़ना है, जो कि सिलेबस में वहां पर दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य और उनके उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इस हेड नोट्स में हमें क्या पढ़ना है, इस हेड नोट्स में हमें पढ़ना है कि जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या महत्वपूर्ण जो पद है, ठीक है, ठीक है, उन पदों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है ना, एडवोकेट जनरल की बात कही गई है,
ठीक है, और ऐसे कई सारे पोस्ट हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और ऐसे कई सारे पोस्ट हैं। तो ऐसे पोस्टों के बारे में या इन पदों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है कि ये कैसे नियुक्त होते हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं। ठीक है, और शक्तियों और कार्य के साथ में इनकी क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनसे संबंधित यहां पर उन पोस्टों या उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो हमें क्या करना है, यहां पर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में अगर देखें, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज इंक्लूडिंग नीति आयोग, देयर फीचर्स एंड फंक्शंस, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं उनके कार्यभाग। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी जो क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज होते हैं, उन क्वासी जुडिशियल या उन सांविधिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हमें क्या करना है, यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किसे कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो जिनके बारे में संविधान में दिया गया है ना। ऐसे ही कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में अगर अब आप बात करें तो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन है। अभी आपने देखा था वहां पे फिनांस कमीशन है। ठीक है, यूपीएससी है, राइट। तो ऐसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। नीति आयोग के बारे में भी पढ़ना है जो प्लानिंग कमीशन के बाद में बना है, और इनके बारे में क्या पढ़ना है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनके कार्य क्या है ना, देयर फीचर्स एंड फंक्शंस। तो ऐसे बॉडीज की विशेषताएं और उनके कार्यभाग को हमें क्या करना है, इस हेड नोट्स में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हेड नोट्स में आए, नेक्स्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशंस एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, राइट। तो इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है, इस सेक्शन में हमें पढ़ना है कि सरकार की नीतियों के बारे में पढ़ना है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो डेवलपमेंट करे, विकास करे। ठीक है, तो और वो विकास किसी एक एरिया में ही, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जैसे उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है, एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है, एविएशन के क्षेत्र में, ठीक है, तो एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में सरकार डेवलपमेंट के लिए क्या किन नीतियों का निर्माण करती है, तो वो नीतियों का और उन नीतियों के निर्माण में उनकी डिजाइनिंग कैसे की गई है। ठीक है, एक बार जब नीतियां बन गई तो उनके इंप्लीमेंटेशन कैसे किए गए हैं, उस इंप्लीमेंटेशन में यानी कि नीतियों के लागू करने में किस प्रकार के इश्यूज आए। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली यहां पर सरकार की नीतियों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, और इन नीतियों के लागू करने में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का रोल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, आईसीटी यानी कि सूचना संचार और प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, शासन में इसका क्या रोल हो सकता है। तो इससे संबंधित यहां पर जो मुद्दे हैं वो हमें इस सेक्शन में या इस हेड में क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना, विकासात्मक या विकासात्मक प्रक्रियाएं। द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता सहायता संस्थाएं,
संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। ठीक है, इस हेड नोट्स के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? एक्चुअली विकास का काम केवल सरकार के द्वारा ही नहीं हो सकता है। इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, इतने सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें और लोगों को क्या करना पड़ेगा, और लोगों को हमें वहां पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सभी स्टेक होल्डर्स जो डेवलपमेंट प्रोसेस में अपनी भूमिका वहां पर रखते हैं या अपनी भूमिका के जरिए सरकार का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या विकासात्मक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी ग्रुपों, उन सभी समूहों के बारे में हमें क्या करना है, इस हेड नोट्स के बारे में, इस हेड नोट्स के अंतर्गत पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिन्हें गैर सरकारी संगठन कहते हैं। ठीक है, तो एनजीओ के बारे में, स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह होता कैसे है, स्वयं सहायता समूह बनता कैसे है, इसकी लीगैलिटी क्या है, स्वयं सहायता समूह किन किन क्षेत्रों में काम करती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चैरिटी संस्थाएं हैं, डोनर्स हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में सरकार के साथ में क्या करती हैं, काम करती हैं, लोगों के बीच में जाकर काम करती हैं। ठीक है, तो हमें उन सभी एनजीओ, उन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, और उनकी पूरी प्रक्रियाओं के बारे में क्या करना है, इस हेड नोट्स के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वहां पर देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में चलिए, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं लास्ट के जो दो पैराग्राफ है उसमें कुछ टॉपिक आपको गवर्नेंस से रिलेटेड भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस पैराग्राफ तक जितने भी टॉपिक ऊपर दिए गए हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक है। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान से संबंधित ऊपर के टॉपिक है। कुछ एक दो टॉपिक है, ठीक है, लास्ट के जो दो पैराग्राफ है उनसे आप गवर्नेंस से भी टॉपिक्स को वहां पर रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी तक के जो टॉपिक्स हैं ये केवल मेंस में ही इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि इन टॉपिक्स से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन टॉपिक को क्या करना है, इन विषयों को तैयार करना है। मेंस में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में है। तो इश्यूज बेस्ड चीजें, ठीक है, उनसे संबंधित जो चैलेंजेस है उन सारी चीजों को तो समझना ही समझना है। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा का जो अप्रोच है, तो इन टॉपिक्स को जब आप तैयार करेंगे तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे, या जब आप पढ़ेंगे तो इतना जरूर ध्यान में रखेंगे कि इनसे संबंधित जो विषय हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक का जो जितने भी पैराग्राफ या जितने भी यूनिट्स हमने बात की ये बेसिकली रिलेट करता था इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सम एक्सटेंट गवर्नेंस को भी इसमें थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, या जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा था कि इस पेपर में 4 विषयों से संबंधित टॉपिक रखे गए। ठीक है, 4 विषयों से संबंधित टॉपिक रखे गए हैं और वो 4 विषय थे इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित वहां पर क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, या मतलब टॉपिक यहां पर क्या किए गए, रखे गए। ठीक है, तो अभी तक मैंने कहा कि जितने भी हेड नोट्स थे वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित थे। नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम आते हैं सिलेबस में, तो वहां पर लिखा हुआ है वेलफेयर स्कीम्स, है ना, यानी कि वेलफेयर स्कीम्स का मतलब है कल्याणकारी योजनाएं। तो वेलफेयर स्कीम्स का मतलब कल्याणकारी योजनाएं, और कल्याणकारी योजनाएं यानी कि ऐसी पॉलिसीज जो लोगों के कल्याण के लिए हो, लोगों की बेहतरी के लिए हो, उनके वेलफेयर के लिए हो। ठीक है, तो वेलफेयर स्कीम्स हमें पढ़ना है, कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ना है, वो योजनाएं, ठीक है, जो किससे संबंधित हो, फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस, ये जो वर्ड है इसको आपको ध्यान में रखना है। वल्नरेबल सेक्शंस यानी कि अति संवेदनशील वर्ग। ठीक है, तो अति संवेदनशील वर्ग का क्या मतलब है, जो कमजोर है, जो पिछड़े हैं। ठीक है, जो जनसंख्या में यानी कि देश के
जनसंख्या में उन सभी वर्गों के बारे में, उनके या उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन सा सरकार की? बाय द सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि चाहे केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना, कोई कल्याणकारी योजना बनाई गई हो, या राज्य सरकार के द्वारा कोई कल्याणकारी योजना बनाई गई हो, उन सभी योजनाओं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि आखिर अति संवेदनशील वर्ग या वल्नरेबल सेक्शन समाज में है कौन। ठीक है, कौन कमजोर वर्ग है, कौन पिछड़े हुए हैं। तो कमजोर वर्गों में देखें तो सबसे पहला जो कमजोर वर्ग हमें समझ में आता है वल्नरेबल सेक्शंस में, तो किसको रखेंगे? चिल्ड्रन को, है ना, बच्चों को। तो बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन की, स्पेशल केयर की वहां पर क्या है, जरूरत है। तो बच्चों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं जो ओल्ड एज पीपुल है, वृद्धजन है, ठीक है, वहां पर उनके लिए स्पेशल केयर या क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसी तरीके से अगर आप देखें वल्नरेबल सेक्शंस में, तो विमेन यानी कि महिलाओं से संबंधित वहां पर, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए जो ट्रांसजेंडर है ना, जो ट्राइबल्स पीपुल हैं, आदिवासी जो लोग हैं, इसी तरीके से जो SC STs हैं, ठीक है, ओबीसी से संबंधित, यानी कि ऐसे सेक्शंस, ठीक है, जो आपके दिव्यांगजन हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ग या ऐसे समूह जो वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, उनसे संबंधित जो केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में पढ़ना है। तो सिर्फ उन योजनाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, आगे सिलेबस में देखते हैं एंड और द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। ठीक है, तो सिर्फ योजनाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि उनका इंपैक्ट क्या हुआ, उनकी परफॉर्मेंस क्या है ना, उनका प्रभाव कितना पड़ा। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस पर भी क्या करना है, हमें ध्यान देना है। ठीक है, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, तो इन संवेदनशील वर्गों से संबंधित जो लॉज हैं, जो संस्थाएं हैं और जो निकाय हैं, जो बॉडीज हैं, उन सभी संस्थाओं, उन सभी कानूनों और उन सभी बॉडीज के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो योजनाओं के बारे में पढ़ना है, जो वल्नरेबल सेक्शंस, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है, उनसे संबंधित या अति संवेदन, जैसे SC ST क्या कहते हैं एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो वहां पर कानून है, संस्थाएं हैं, निकाय हैं, उन सभी के बारे में इस सेक्शन या इस हेड नोट्स के अंतर्गत हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और यहां से आप कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ क्या है, टॉपिक है। तो इसको आप सामाजिक न्याय के सेक्शन में या सामाजिक न्याय सब्जेक्ट के अंतर्गत यहां पर रख सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर आप देखें, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। ठीक है, तो यहां पर इस सबहेड्स के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इस सबहेड्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन से संबंधित जो मुद्दे हैं, है ना, उन मुद्दों को क्या करना है, यहां पर देखना है। तो ये स्पेसिफिक तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और ह्यूमन रिसोर्स से यानी कि मानव संसाधन से संबंधित टॉपिक अलग से यहां पर रख दिया गया है। क्या पढ़ना है, अब जैसे अगर आप देखें तो कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या वहां पर क्या है, मैनेजमेंट की व्यवस्था है। तो स्वास्थ्य के जो स्तर है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर, ठीक है, तो इनसे संबंधित। ऐसे अगर आप शिक्षा में देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर, द्वितीयक स्तर पर और तृतीयक स्तर पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ठीक है। इस तरीके से एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है, उन सभी मुद्दों को हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, साथ ही साथ में सरकार में कौन सी योजनाएं, सरकार की क्या स्कीम्स हैं, इनसे संबंधित, हेल्थ से संबंधित कौन सी स्कीम्स हैं,
ठीक है, एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से स्कीम्स हैं, नए मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स में, तो इन सारी विषयों को, इन सारी चीजों को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत अगर आप देखें, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, देयर इंप्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनके निहितार्थ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो टॉपिक है ये आपके सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें गरीबी के बारे में पढ़ना है कि पॉवर्टी क्या होती है, कितने प्रकार की पॉवर्टी पाई जाती है। ठीक है, पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, पॉवर्टी से संबंधित जो वहां पर अलग अलग अवधारणाएं हैं, इश्यूज कौन कौन से संबंधित हैं, पॉवर्टी किस तरीके से इंपैक्ट करता है, किन किन एरियाज को इंपैक्ट करता है। ठीक है, फिर हंगर के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पॉवर्टी से एंड हंगर से संबंधित जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, वो हमें यहां पर क्या करना है, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। तो अभी आपने देखा कि पीछे के जो 3 हेड्स थे वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय से संबंधित जो विषय थे, यानी कि उसको हम सामाजिक न्याय के अंतर्गत, सोशल जस्टिस के अंतर्गत उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यहां पर गवर्नेंस यानी कि जो आपका थर्ड विषय है दैट इज गवर्नेंस, जो इस पेपर से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित टॉपिक यहां पर दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन व्यवस्था। ठीक है, तो गवर्नेंस क्या होता है, शासन क्या होता है, शासन किसे कहते हैं, शासन का क्या मतलब है। ठीक है, फिर इसी से जुड़ा हुआ गुड गवर्नेंस, सुशासन क्या होता है, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इनसे संबंधित चीजों को हमें क्या पढ़ना है। तो शासन क्या होता है, शासन के साथ साथ में शासन में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की क्या भूमिका है या क्या महत्व है, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही या जवाबदेहिता। ठीक है, तो गवर्नेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं वो इस हेड नोट्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ में ई गवर्नेंस, ई शासन। ठीक है, ई गवर्नेंस के बारे में यानी कि आईसीटी का जो प्रयोग है, ठीक है, उसके जरिए शासन व्यवस्था को और बेहतर करने की जो वहां पर प्रयास है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के मॉडल को पढ़ना है, इसके अनुप्रयोग यानी कि इसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है, डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उन मॉडल को पढ़ना है, कितना सक्सेस हुआ, कितना सफल हुआ, ठीक है, उसको पढ़ना है, लिमिटेशंस, इनकी सीमाएं क्या है, एंड पोटेंशियल। ठीक है, आगे क्या संभावनाएं हैं ई गवर्नेंस के शासन व्यवस्था में, उन सभी संभावनाओं के बारे में, उन सभी मुद्दों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। साथ ही साथ सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। ठीक है, नागरिक अधिकार या सिटीजन चार्टर, और इससे संबंधित जो संस्थागत या अन्य मेजर्स हैं जो शासन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन अन्य मेजर्स को इस हेड नोट्स के अंतर्गत हमें क्या करना है, पढ़ना है। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका रिलेट करता है गवर्नेंस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हेड नोट्स के अंतर्गत देखें, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, तो लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपसे संबंधित है कि लोकतंत्र में सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है ना, सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, और सिविल सर्विसेज अगर यहां पूछा जा रहा है यानी कि सिविल सर्वेंट की क्या भूमिका है। ठीक है, सिविल सर्वेंट का क्या रोल है, क्या केवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन का ही वहां पे काम करते हैं, नीतियों का निर्माण या फिर नीतियों के क्रियान्वयन में, या अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट की भूमिकाओं के बारे में और उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उन मुद्दों के बारे में हमें पढ़ना है।
ठीक, चलिए अगले टॉपिक में आते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ गवर्नेंस के टॉपिक पॉलिटी एंड राजव्यवस्था वाले सेक्शन में लास्ट के पैराग्राफ में दिए गए थे, बाद में अभी आपने दो टॉपिक देखा। ये जो दो टॉपिक्स थे और इससे पहले दो पैराग्राफ में जो दो टॉपिक थे, ये तीन चार जो टॉपिक हैं ये गवर्नेंस से रिलेटेड थे। तो अभी तक आपने इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स को देख लिया, गवर्नेंस के टॉपिक्स को देख लिया, सोशल जस्टिस के टॉपिक को देख लिया। और मैंने शुरुआत में ही बताया था, मैंने आपको कहा था कि जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट्स यानी 4 विषयों से संबंधित जो टॉपिक हैं वो जीएस पेपर 2 में रखे गए हैं। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित, एक आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और चौथा जो टॉपिक था दैट इज आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही समझिए कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का क्या मतलब होता है। ठीक है, भारत के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो इस विषय में यहां पर रखे गए हैं। टॉपिक में क्या दिया गया है, इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। तो भारत का पड़ोसी देशों के साथ में क्या संबंध है, क्या इश्यूज हैं, क्या मेजर मुद्दे हैं, उन सारी चीजों को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार, अफगानिस्तान, तो इन सभी देशों के साथ में जो भी पड़ोसी देश हैं, इन सभी देशों के साथ में भारत के रिलेशन को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और इनसे संबंधित जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी हमें यहां पर क्या करना है, देखना है। इसके साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशन की जो अवधारणाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को भी हमें पढ़ना है। जैसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि नैम के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात डॉक्ट्रिन के बारे में सुना होगा, लुकिस्ट पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। तो वो जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, नेबरहुड फर्स्ट आपने वहां पर क्या किया होगा, सुना होगा। तो उन नीतियों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत अगर देखें, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। द्विपक्षीय, जिसमें दो पक्ष हो, दो कंट्रीज, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो करार है। ठीक है, तो बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, रीजनल जो वहां पर ग्रुपिंग्स हैं, रीजनल समूह, जैसे आपने बिम्स्टेक का नाम सुना होगा, आपने आसियान का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, G20, ठीक है, G17। तो इस तरीके से तो और इनके बीच में जो एग्रीमेंट्स देशों के बीच में हुए हैं, उन सभी एग्रीमेंट्स, उन सभी करारों को हमें क्या करना है, पढ़ना है, जो भारत के इंटरेस्ट को, भारत के हितों को क्या करते हो, प्रभावित करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत अगर देखें, टॉपिक नंबर 24, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, है ना। तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं और नीतियां हैं, किसकी, विकसित देशों की, है ना। तो आप देखिए कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन से, डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, वो भारत के हितों को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। या जो अप्रवासी भारतीय हैं, जिसको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। अप्रवासी भारतीय का मतलब क्या है, अप्रवासी भारतीय का मतलब कि वो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय नागरिक हैं लेकिन दूसरे देशों में रह रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि किसी देश की, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, उनकी नीतियों का प्रभाव भारत पर या जो अप्रवासी भारतीय हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन सभी नीतियों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उन मुद्दों को हमें क्या करना है, देखना है इस टॉपिक के अंतर्गत।
राइट। चलिए, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट्स एंड फंक्शनिंग। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। तो ऐसे वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर बनाए गए हैं, ठीक है, उन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर WTO है, ठीक है, WHO है, UN है, ठीक है। तो ऐसे जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें इस हेड नोट्स के अंतर्गत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उनकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, मैंडेट्स, ठीक है, उनकी नीतियां, उनके आदेश, एंड फंक्शनिंग, उनके कार्य संचालन को या कार्यभाग को भी हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इस हेड नोट्स के बारे में हम हेड नोट्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है। देन नेक्स्ट एंड ये लास्ट टॉपिक है GS पेपर 2 का, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। तो बेसिकली हमें करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स को पढ़ना है इस हेड नोट के अंतर्गत, वो चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, या फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हो, लेकिन उनका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय व्यवस्था पर, भारतीय शासन व्यवस्था पर, भारतीय लोगों पर पड़ता है। तो ऐसे सभी जो करंट अफेयर्स हैं, ऐसे सही जो समसामयिक घटनाक्रम है, उनके बारे में, उन चीजों को या उन टॉपिक्स को यहां पर हमें क्या करना है? डील करना है, राइट। तो ये हमने अभी तक क्या किया? ये हमने यूपीपीसीएस के GS पेपर 2 के पाठ्यक्रम को समझा। तो लगभग 24-25 यूनिट्स में, पैराग्राफ में ये पाठ्यक्रम दिए गए हैं। मोटे मोटे तौर पर हमने उनके टॉपिक्स को समझने की क्या की है? कोशिश की है। तो सिलेबस कहीं ना कहीं, सिलेबस में लिखा क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में या मेरे माइंड में ये बातें बन गई हैं। अब एग्जाम पैटर्न मुझे समझ में आ गया, जो कि पहले वीडियोस में है, यूट्यूब के चैनल पे दिया हुआ है। दूसरा, आपने पेपर वाइज पूरे सिलेबस को देख लिया, ठीक है। अब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लें, यहां पर क्वेश्चन को देखने का मतलब यह नहीं कि आपको सॉल्व करना है, यहां पर क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो ये सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस के आधार पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो केवल हमें प्रश्न को देखना है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि पीसीएस की परीक्षा में, यूपीपीसीएस की परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं ना, चूंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप एज ए बिगिनर हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। लेकिन एक बार हम प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं कि जो सिलेबस दिया गया है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस रहे हो या चाहे मुख्य परीक्षा के सिलेबस रहे हो, तो दोनों प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ एक वहां पर हम थॉट प्रोसेस क्रिएट कर सकें। जैसे ये प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है which among the following provision part of the constitution। तो देखिए सिलेबस में दिया गया था ना कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सिलेबस में दिया गया था इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, तो कह रहे हैं which among the following provisions part of the constitution is not correctly matched। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो सिलेबस में था इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, और देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस से संबंधित यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे, लेकिन सिलेबस के आधार पर जो प्रोविजंस वहां पर दिए गए थे, उसके आधार पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, सारे प्रोविजंस को हमें एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि ये किस टॉपिक से रिलेट करता है, with reference of the election of the vice president of India, which is declared void by Supreme Court of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statement is are correct। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, अभी चूंकि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करता हुआ किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, दैट इज इलेक्शन, है ना। किससे रिलेट कर रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो उससे संबंधित ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट, है ना, मैंने वहां पर बताया था कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी 2023 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है। और इसको देखें, लिखा है हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए कि पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर पर बात सिलेबस में लिखा हुआ था, और जब आप पार्लियामेंट में देखेंगे, संसद में देखेंगे, तो संसद में वहां पर क्या होगा, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस आपको मिलेंगे, है ना। तो लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे दैट इज स्पीकर। तो वही क्वेश्चन है कि वुमेन स्पीकर इन लोकसभा, फर्स्ट वुमेन स्पीकर के बारे में यहां पर क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये भी यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज फॉर ए पीरियड ऑफ, ठीक है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, है ना। सभी प्रकार के सरकारी आदेशों में कितने टाइम पीरियड के लिए, किस अवधि के लिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है कि कितने टाइम पीरियड के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे तो भाषा के जो प्रावधान है वहां पर हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, मैंने सचिवालय की बात कही थी, सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है। और ये भी जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस 2023 का है। तो आपने अभी तक देखा, सिलेबस को देखा, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखा था आपने, जहां पर केवल इतना लिखा हुआ था इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति एवं शासन। और प्रारंभिक परीक्षा के जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं तब आपको यह बात समझ में आती है कि बेसिकली वहां पर भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं उन सभी विषयों को हमें वहां पढ़ना है, क्योंकि उनके आधार पर यहां पर क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, पूछे जा रहे हैं, राइट, ठीक है। चलिए अब हम कुछ मेंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, मुख्य परीक्षा के मेंस के क्वेश्चंस को क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है, कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है जो मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, और इन्होंने पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। हाउ द पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है ना। तो यहां पर एक प्रोविजन यानी कि जो आर्टिकल 72 है उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, कि गवर्नर के जो क्षमादान की शक्ति है और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है। तो जब हम क्लासेस में गवर्नर के पार्डनिंग पावर को पढ़ लेंगे, प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को पढ़ लेंगे, तो उस क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही मेंस का क्वेश्चन, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर्स एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर,
हाउ डज इट इंपैक्ट अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में वहां पर प्राइम मिनिस्टर का नाम आया था, है ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है? क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं? यदि है तो उसका समाधान कैसे किया जाता है? ठीक है, किसके बारे में क्वेश्चन है? भारत में संघीय ढांचा यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जहां पर दो स्तर, कम से कम दो स्तर की सरकारें हो। एक केंद्र के स्तर पर सरकार हो जो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती हो, पूरे देश में विकासात्मक कार्य करती हो, और एक राज्य के स्तर पर प्रांतीय सरकारें हो, है ना। तो ये जो व्यवस्था होती है इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं, है ना, संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उस आधार पर उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहां पर पूछने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस डिस्कशन के इस श्रृंखला में, इस वीडियो में हमने दो तीन चीजों को समझने की कोशिश की। एक तो हमने यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर से संबंधित जो टॉपिक है वो इसमें रखे गए हैं। ठीक है, वो समझा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनमें कौन कौन से मेजर जो सब टॉपिक्स हैं उनको हमें पढ़ना है। इसके साथ में हमने प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको देखा, और साथ ही साथ इन दोनों, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, दोनों के सिलेबस को देखने के साथ में उन सिलेबस के आधार पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हमने देखा। तो एक रफ आइडिया, एक बेसिक आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया होगा कि इंडियन पॉलिटी के सिलेबस या भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम कैसा है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हो और चाहे वो मुख्य परीक्षा से संबंधित हो, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इस आधार पर अब आप एक बार अपने सिलेबस को देखते हुए और अपनी तैयारी को फिर से वहां पर उस दिशा में, उस डायरेक्शन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए जीएस पेपर, नए वीडियो के साथ में, नए सिलेबस डिस्कशन के साथ में वहां पर आएंगे और हम डिटेल्ड में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।